हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का पार्ट 2 का लेक्चर 6 मार्च को 2025 को आप लोग का हिंदी के एग्जाम है। आईसीएसई क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उनका सोल्यूशन पार्ट 2 में लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख लेंगे। चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी जो है ये चैप्टर 5 का अपना अपना भाग्य है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। लेखक किसके साथ कहाँ बैठा था? पहला क्वेश्चन, लेखक किसके साथ कहाँ बैठा था? लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुदे घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे थे। निरुदे घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का कर दो। बादलों का लेखक ने कैसा वर्णन किया है? तो लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुदे घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे थे। उस समय संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेशे की तरह बादल लेखक के सिर को छूते हुए निकल रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी बादल नीले दिखते तो कभी सफेद और कभी जरा लाल रंग में बदल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर, लेखक ने नैनीताल की उस संध्या से कोहरे की सफेदी में क्या देखा? लेखक ने उस शाम एक 10-12 वर्षीय बच्चे को देखा जो नैनीताल में नंगे सिर और एक मैली कमीज लटकाए चला आ रहा था। नंगे सिर और एक मैली कमीज लटकाए चले आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर और एक मैली कमीज लटकाए चला आ रहा था। उसकी चाल से कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव लग रहा था क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था परंतु मेल खाने से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी थी। माथा ऐसा था जैसे अभी से झुर्रियां आ गई हो। का फोर्थ नंबर, लेखक और मित्र ने उस बालक के विषय में कौन सी बातें जानी? नैनीताल की संध्या के समय लेखक और उसके मित्र जब एक बेंच पर बैठे थे तो उनकी मुलाकात एक 10-12 वर्षीय बालक से होती है। दोनों को आश्चर्य होता है कि इतनी ठंड में यह बालक बाहर क्या कर रहा है। वे उससे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि वो कोई पास की दुकान पर काम करता था। उसे काम के बदले में 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके खा का 1 कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी या नौकर लो। उपर्युक्त अवतरण में किसकी बात की जा रही है? उपर्युक्त अवतरण में एक 10-12 वर्ष पहाड़ी बालक की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रस्तुत कथन के वक्ता का परिचय दें। प्रस्तुत कथन के वक्ता लेखक के वकील मित्र हैं और साथ ही होटल के मालिक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का थर्ड नंबर, लेखक उस बच्चे को वकील साहब के पास क्यों ले गए? लेखक को रास्ते में एक 10-12 वर्षीय बालक मिला जिसके पास कोई काम और रहने की जगह नहीं थी। लेखक के एक वकील थे जिन्हें अपने होटल के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक उस बच्चे को वकील साहब के पास ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 4, वकील साहब उस बच्चे को नौकर क्यों नहीं रखना चाहते थे? वकील उस बच्चे को नौकर इसलिए नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वे और लेखक दोनों ही उस बच्चे के बारे में कुछ जानते नहीं थे। साथ ही वकील साहब को यह लगता था कि पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान और अवगुणों से भरे होते हैं। यदि उन्होंने किसी ऐसे को नौकर रख लिया और वह अगले दिन वह चीजों को लेकर भाग गया तो इस तरह भविष्य में चोरी की आशा
पक के कारण वकील साहब ने उस बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा, इसीलिए वो इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ग 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो क्या बोला कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। यहाँ पर गरीब किसे और क्यों संबंधित किया गया है? तो यहाँ पर गरीब उस पहाड़ी बालक को संबोधित किया गया है जो कल रात ठंड के कारण मर गया था। उस बालक के कई भाई बहन थे। पिता के पास कोई काम ना था, घर में हमेशा भूख पसरी रहती थी, इसलिए वह बालक घर से भाग आया था। यहाँ आकर भी दिन भर काम के बाद जूठा खाना और 1 रुपया ही नसीब होता था। नेक्स्ट प्रश्न ग 2, लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? लड़का अपनी घर की गरीबी से तंग खाकर काम की तलाश में नैनीताल भागकर आया था। यहाँ पर आकर उसे एक दुकान में काम मिल गया था, परंतु किसी कारणवश उसका काम छूट जाता है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं रहती है। उस दिन बहुत अधिक ठंड थी और उसके पास कपड़ों के नाम पर एक फटी कमीज थी। इसी कारण उसे रात सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बितानी पड़ी और अत्यधिक ठंड होने के कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 3rd नंबर कि दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय सामान्य जनमानस की संदेह, शून्यता और स्वार्थ भावना से है। एक पहाड़ी बालक गरीबी के कारण ठंड से ठिठुर कर मर जाता है, परंतु प्रकृति ने उसके तन पर बर्फ की हल्की चादर बिछाकर मानो उसके लिए कफन का इंतजाम कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति मनुष्य की बेहाई को ढक रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 4th नंबर, अपना अपना भाग्य कहानी के उद्देश्य पर विचार कीजिए। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य बाज के समाज में व्यापक स्वार्थपरता, संदेह, शून्यता और आर्थिक विषमता को उजागर करना है। आज के समाज में परोपकारिता का अभाव हो गया है। निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब उससे अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं। हर कोई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है, किसी को अन्य के दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न मेघ आई चैप्टर कविता है, तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेघ आए बड़ी बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो वो गांव में शहर के, पेड़ झुक झोंके लगे गर्दन जुचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी वितावन उठा नदी, खिड़की घूंघट सरकाए। मेघारूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, नदी जो अधिकार बहने लगती है, पीपल का वृक्ष भी सूखने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अतः अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 बोलता है, बाग की धैर्यवान उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो क्यों कही गई है कि कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बन ठन की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं
तो बन सवर कर जाते। कि अगर किसी के यहाँ जा रहे तो पूरा कुर्ता पजामा डाल के एकदम जा रहे हैं, पूरा संवर के परफ्यूम वगैरह लगा के तो सवर कर जाते। और ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर, शब्दार्थ लिखिए। बन ठन के, फिर रहे बाकी चेतावन, पाहुन ठिठकना। तो बन ठन के सज धज के, बाकी चेतवन मतलब क्या होता है, तिरछी नजर, पाहुन अतिथि, ठीक है, गेस्ट, ठिठकना सहम जाना, ठिठकना मतलब सहम जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 1 क्या बोलता है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओटो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गोकुल गई अब भरम की, वो छोटा झरझर मिलर अश्रु धर के, मेघ आए बड़े ठंड बन ठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गोकुल गई अब भरम की। पंक्ति आशय स्पष्ट कीजिए। अब उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी साथी सो कमिट जाती है और वह क्षमा याचना करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 2 बोलता है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण उठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 3 नंबर, कवि ने पीपल के पेड़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है और क्यों। कवि ने पीपल के पेड़ के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि पीपल का पेड़ दीर्घजीवी होता है। जिस प्रकार गांव में मेहमान आने पर बड़े बूढ़े आगे बढ़कर उसका अभिवादन करते हैं, वैसे ही मेघ रूपी दामाद के आने पर गांव के बुजुर्ग पीपल का पेड़ आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट खा का 4 नंबर, शब्दार्थ लिखिए। बरस, सुधी, अकुलाई और ढरके। बरस का शब्द अर्थ होता वर्षा होता। बरस मतलब वर्षा, वर्ष। अब आता सुधी मतलब होता शुद्ध, अकुलाई मतलब होता व्याकुल, ढरके मतलब होता ढलकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बड़े घर की बेटी कहानी है, कहानी के पढ़कर आपके उत्तर देना है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। या इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि के घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निवार्थ हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। बेनी माधव के कितने पुत्र थे, उनका परिचय दे। बेनी माधव के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी और इस समय वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 कि श्रीकंठ कैसे विचारों के व्यक्ति थे। श्रीकंठ BA इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, श्रीकंठ उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। का 3 नंबर बोला जाता है, गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी। कि श्रीकंठ स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान और सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे। इसलिए गांव की स्त्रियां क्या श्रीकंठ की निदंक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने भी लगी थी, संकोच ही करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, आन की सम्मिलित कुटुंब के बारे में राय अपने पति से अलग क्यों थी? तो आनम जो थी वानम विवाह से बड़ी अच्छी स्त्री थी, स्वभाव से। आनम जो थी वो आपका स्वभाव से बड़ी अच्छी स्त्री थी। वह घर के सभी लोगों का सम्मान और आदर करती थी, परंतु उसकी राय जो था वो राय आपके परिवार के बारे में अपने पति से जरा अलग थी। उसके अनुसार यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ निर्वाद करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का 1 बोलता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आनमवीर उसके देवर के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो आनमवीर विसारा पाव भर घी मांस पकाने में उपयोग कर दिया था। आनम जो थे वो सारा पाव भर घी जो है मांस पकाने में उपयोग कर दिया था, जिसके कारण दाल में घी नहीं था। दाल में घी का ना होना ही उनके झगड़े का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन खाकर 2, लाल बिहारी के किस कथन से आनम को दुख पहुंचा और क्यों? तो बोला जाता है क्या कि घी की बात को लेकर लाल बिहारी ने अपनी भाभी को ताना मार दिया कि जैसे उनके मायके में घी को नदियां बहती है और यही आनम दुख का कारण था, क्योंकि आनमी क्या घर की बेटी थी, उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मतलब आपके अमीर घर की, बड़े घर की बेटी थी। आनी जो थी वो आनवी वो बड़े घर की बेटी थी, उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खा का 3rd नंबर बोलता है उपयुक्त आपके प्रश्न स्पष्ट कीजिए। वाक्य को क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो आनवी बड़े घर की बेटी होने के कारण किफायत नहीं जानती थी, इसलिए आनवी हाँ स्वीकार की सारा घी मांस पकाने में उपयोग कर दिया, जिसके कारण दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा। इसी कारणवश देवर और भाभी में झगड़ा हो जाता है। खा का 4 नंबर बोलता है स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर उससे मायके की निंदा नहीं सही जाती से क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त आपके जो पंक्ति जो तात्पर्य स्त्री आत्म गौरव से है। भले ही स्त्रियों की शादी हो जाए, काम के सिलसिले में उन्हें दूसरे शहर और घर में रहना पड़े, सफलता के शिखर को छू ले, परंतु मायका ऐसा संवेदनशील विषय है जिसे स्त्री कभी भी छोड़ नहीं पाती। वे सब कुछ सह लेगी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता और मायके की बुराई नहीं सुन सकती। नेक्स्ट गा का 1 नंबर बोल रहा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका, उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की इससे क्या खबर? यहाँ पर इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट किससे संबोधित किया जा रहा है और वह क्या नहीं समझ पा रहा था? तो यहाँ पर बेनी माधव सिंह के बड़े पुत्र श्रीकंठ को अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट संबोधित किया जा रहा है। श्रीकंठ अपनी पत्नी की शिकायत पर अपने पिता के सामने घर से अलग हो जाने का प्रस्ताव रखता है। जिस समय वह ये बातें करता है, वहां पर गांव के अन्य लोग भी उपस्थित होते हैं। बेनी माधव अनुभवी होने के कारण घर के मामलों को घर में ही सुलझाना चाहते थे और यही बात श्रीकंठ को समझ नहीं आ रही थी। पिता को समझाने पर भी वह लोगों के सामने घर से अलग होने की बात दोहरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3रा नंबर कि गांव के लोग बेनी माधव सिंह के घर आकर क्यों बैठ गए थे? तो गांव के लोग, गांव में कुछ कुटिल मनुष्य ऐसे भी थे जो बेनी माधव सिंह के संयुक्त परिवार और परिवार की नीतिपूर्ण गति से जलते थे। उन्हें जब पता चला कि अपनी पत्नी की खातिर श्रीकंठ अपने पिता से लड़ने चला है, तो कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने बेनी माधव सिंह के घर जमा होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4th नंबर कि उपयुक्त कथन का संदिग्ध में स्पष्ट करें।
तो श्रीकंठ क्रोधित होने के कारण अपने पिता से सबके सामने लड़ पड़ते हैं। पिता नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर वालों को पता चले, परंतु श्रीकंठ अनुभवी पिता की बातें नहीं समझ पाता और लोगों के सामने ही पिता से बहस करने लगता है। उपयुक्त कथन श्रीकंठ की इसी नासमझी को बताने के लिए कहा गया है। घा का 1 नंबर बोला जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि आणवी की शिकायत का क्या परिणाम हुआ। तो आणवी का जो अपने देवर के साथ दाल में घी न डालने पर झगड़ा हो गया था और गुस्से में उसके देवर ने आणवी को खड़ाव फेंक कर मारी थी। वह आणवी की इस बात की शिकायत जब अपने पति श्रीकंठ से की तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और पिता के सामने जाकर घर से अलग होने की बात कह डाली। नेक्स्ट घा का 2 कि आणवी को अपनी बात का पछतावा क्यों हुआ। कि आणवी की गुस्से में आकर अपने पति से शिकायत तो कर दी, परंतु दयालु व संस्कारी स्वभाव की होने के कारण मन ही मन अपनी बात पर पछताने भी लगती है कि क्यों उसने अपने पर काबू नहीं रखा और व्यर्थ में घर में इतना बड़ा उपद्रव खड़ा हो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 3 नंबर कि बेनी माधव ने आणवी को बड़े घर की बेटी क्यों कहा। तो आणवी का देवर जब घर छोड़कर जाने लगा तो स्वयं आणवी आगे बढ़कर अपने देवर को रोक लिया और अपने किए पर पछताव करने लगी। आणवी अपने अपमान को भूलकर दोनों भाइयों में सुलह करवा दी थी, अतः बिगड़े हुए काम को बना देने के कारण बेनी माधव ने आणवी को बड़े घर की बेटी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन घा का 4th नंबर बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही लेखक ने संयुक्त परिवारों की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं सूर्य के पद। तो आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, जोड़ सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, कभू पलक हरी मुंदी लेत है, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे के राही, करी करी से न बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जासुमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। कौन किसको सुलाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्यार को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है। का 2 नंबर बोलता है कि यशोदा बालक कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यत्न कर रही है। कि यशोदा जो माँ है वो बालक को कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यातनाएं कर रही। तो यशोदा जी बालक कृष्ण को सुलाने के लिए पलने में झुला रही हैं, कभी प्यार करके पुचकारती हैं और लोरी गाती रहती हैं। का 3 नंबर कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा क्या करती हैं। कृष्ण को सोते समझकर यशोदा माता चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी सत्कार के समझाती है कि वे सब भी चुप रहे, क्योंकि वो बालक कृष्ण क्या हो चुके हैं, सो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सूरदास के अनुसार यशोदा कौन सा सुख पा रही है। सूरदास जी कहते कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही श्याम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख यशोदा प्राप्त कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। खा नंबर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन भोज टेढ़ी, बार बार जम्बात, कभू रुंझुन चलत घुटुनी, धुरी धूसर गात, कभू झुक के अलग खींचत, के नैन जल भरी जात,
कभू तोतरे बोल बोलत, कभू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा, निमिष तजत तजत नामात। इस दोहे में सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है? इस दोहे में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अनुपम बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का दूसरा नंबर, बाल कृष्ण कैसे चलते हैं? बाल कृष्ण घुटनों के बल पर चलते हैं, उनके पैरों में घुंघरू की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का थर्ड नंबर बोला जाता है, खा का थर्ड नंबर बोला जाता है कि खा का थर्ड नंबर क्या है कि बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करना है तो बोला जाता है बाल कृष्ण बहुत सुंदर हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, भौहें टेढ़ी हैं तथा वे बार बार जमाई ले रहे हैं, उनका शरीर धूल में सना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 4 नंबर कि बाल कृष्ण कैसी जबान में बोलते हैं? बाल कृष्ण तोतली जबान में बोलते हैं। तोतला बच्चा बोलता है ना, तोतला बहुत मस्त लगता है सुनने में, वैसी ही आवाज में वो बोल रहे तोतला। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का बोला जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जेही लोटी धरनी पर अभी, तेरी गोद ना ए हो, सुरभि को पै पान न करियो, बेनी सिर न गुहे गुहो, हवे हो पुत न बाबा को, तेरे सुत न कहो हो, आगे आओ बात सुनी मेरी, बल देही ना जने हो, हंसी समुजवावती कहती जसोमती, नहीं दुल्हैया देहो, तेरी सो मेरी सुनी मैया, अभी बिहान जे हूँ, सूरदास हवे को कुटिल बराती, गीत सुमन गेले कहो। उपयुक्त पद का पर आपके प्रस्तुत स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। इस पद में बाल कृष्ण अपनी यशोदा माता से चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की हट कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया कि यहाँ पे सूरदास द्वारा रचित है महाकवि। उपयुक्त पद जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, इस पद में बाल कृष्ण अपनी यशोदा माता से चंद्र रूपी खिलौना लेने की हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। गा का दूसरा नंबर जो बोला गया है कि अपनी हट पूरी ना होने पर बाल कृष्ण अपनी माता को क्या क्या कह रहे हैं? अपनी जिद पूरी ना होने पर बाल कृष्ण अपनी माता को कहते हैं कि जब तक उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिल जाता, तब तक वह ना तो भोजन ग्रहण करेंगे, ना चोटी गुथवाएंगे, ना मोतियों की माला पहनेंगे, ना उनकी गोद में आएंगे, ना बाबा और यशोदा माता के बेटे कहलाएंगे, ना नंद बाबा और यशोदा के माता के बेटे कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का थर्ड नंबर बोला जाता है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को मनाने के लिए क्या कहती हैं? यशोदा माता श्री कृष्ण को मनाने के लिए उनके कान में कहती है, तुम ध्यान से सुनो, कहीं बलराम ना सुन ले, तुम तो मेरे चंद्रमा तो, और मैं तुम्हारे लिए सुंदर दुल्हन लाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए चंद खिलौने और मैं तुम्हारे लिए सुंदर दुल्हन लाऊंगी। क्वेश्चन गा का 4 नंबर बोलता है। गा का 4 नंबर क्या है कि माँ यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण क्या प्रतिक्रिया हुई? माँ यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता तुझको मेरी सौगंध, तुम मुझे अभी ब्याहने चलो। कि माँ यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माँ तुझको मेरी सौगंध, मेरी कसम, तुम मुझे अभी ब्याहने चलो, कि हमें मुझे अभी ब्याह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संदेह के चैप्टर से लिया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपयुक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता का परिचय दे। उपयुक्त अवतरण का वक्ता राम निहाल है, जो कि श्रोता श्यामा के यहाँ ही रहता है। श्यामा एक विधवा, समझदार और चरित्रवान महिला है। नेक्स्ट का दूसरा नंबर बोला गया है, क्या श्रोता के वक्ता के बारे में क्या विचार है? श्रोता के वक्ता के बारे में क्या विचार है? तो श्रोता अर्थात समानी हाल के वक्ता श्यामा के बारे में बड़े उच्च विचार है। राम निहाल श्यामा के स्वभाव से अभिभूत है। वह जिस प्रकार से अपने बेधर्म का जीवन जी रही है, वह राम निहाल की नजर में काबिले तारीफ है। वह श्यामा की सहृदयता और मानवता के कारण
उसे अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता है। का थर्ड नंबर, क्या वाकई में वक्ता से कोई अपराध हो गया था? नहीं, वक्ता से कोई अपराध नहीं हुआ था। रामनिहाल अपना सामान बाध्य गतार रोए जा रहा था, अतः वक्ता यह जानना चाह रही थी कि कहीं उससे तो कोई भूल नहीं हो गई जिसके कारण रामनिहाल इस तरह से रोए जा रहा है। लगातार क्या हो कि रोए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का फोर्थ नंबर, रामनिहाल के रोने का क्या कारण क्या थे? रामनिहाल को लगता है कि उससे कोई बड़ी भूल हो गई है और जिसका उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसी भूल के संदर्भ में वह रो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं खा का पहला नंबर कि एक गद्यांश को पढ़कर मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाई को धोखा देता रहा, या भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि या दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, सुप्त होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका थी। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पर स्वयं रामनिहाल अपने विषय में बातचीत कर रहा है। अपने जीवन में अति महत्वाकांक्षा होने के कारण एक जगह टिक नहीं पाया, हर समय सामान अपनी पीठ पर लादी घूमता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा 2 नंबर, रामनिहाल की महत्वाकांक्षा से क्या करवाती रही? रामनिहाल की महत्वाकांक्षा और उसके उन्नतिशील विचार उसे बराबर दौड़ाते रहे। वह बड़ी कुशलता पूर्वक अपने भाई को धोखा देता रहा और अपना निर्वाह करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर, प्रस्तुत पंक्ति का क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय मनुष्य की कभी भी ना पूरी होने वाली इच्छाओं से है। मनुष्य हमेशा अपनी हर इच्छाओं को अंतिम इच्छा समझता है और सोचता है कि बस यह पूरी हो जाए तो वह चैन की सांसें ले लेगा। परंतु हर एक खत्म होने वाली इच्छा के बाद एक नई इच्छा का जन्म होता है। इसके साथ ही मनुष्य का अंश तो भी बढ़ता जाता है, मतलब कि लालच बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4th नंबर, प्रस्तुत अवतरण में मृग मरीचिका से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत अवतरण में मृग मरीचिका से तात्पर्य इंसान की कभी भी खत्म होने वाली इच्छाओं से है। रामनिहाल हमेशा सोचता था कि एक दिन वह सुप्त होकर कोने में बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके का पहला नंबर बोलता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। कौन किसे और क्यों शांत रहने के लिए कह रहा है? यहाँ पर मनोरमा अपने पति मोहन बाबू को शांत रहने के लिए कह रही हैं। नाव पर घूमते समय बातों ही बातों में मोहन बाबू उत्तेजित हो जाते हैं और अजनबी रामनिहाल के सामने कुछ भी कहने लगते हैं। इसलिए उनकी पत्नी मनोरमा चाहती कि उसके पति शांत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाबू कौन है और वे क्यों परेशान हैं? तो मोहन बाबू रामनिहाल के दफ्तर के मालिक थे। मोहन बाबू को संदेह था कि उनकी पत्नी मनोरमा और दफ्तर में काम करने वाले उनके निकट संबंधिकृत किशोर मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्हें पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मोहन बाबू परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर, मोहन बाबू के किससे और क्यों मतभेद था? मोहन बाबू का अपनी पत्नी से वैचारिक स्तर पर मतभेद था। मोहन बाबू किसी भी विचार को दार्शनिक रूप से प्रकट करने थे जिसे उनकी पत्नी समझ नहीं पाती थी और यही उनके मतभेद का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4th नंबर, मोहन बाबू मनोरमा से माफी क्यों मांगी? तो नाव पर घूमते समय बातों ही बातों में मोहन बाबू का अपनी पत्नी से मतभेद हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी पत्नी पर संदेह करते हैं। ये बात अजनबी रामनिहाल के सामने प्रकट कर देते हैं। जब मोहन बाबू थोड़ा शांत हो जाते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तब वे अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घा का 1
कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामनिहाल हत बुद्धि अपराधी श्याम को देखने लगा जैसे उसे कहीं भागते की राह ना हो। रामनिहाल ने श्यामा क्या बताया? उत्तर, रामनिहाल ने श्यामा को बताया कि बिरज किशोर बाबू चाहते हैं कि अदालत मोहन बाबू को पागल करार कर दे और उन्हें मोहन बाबू का निकट संबंध होने के कारण सारी संपत्ति प्रबंधक बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन घ का 2 नंबर, रामनिहाल किस संदेह से ग्रसित था? रामनिहाल इस संदेह से ग्रसित था कि मनोरमा उसे प्यार करती है और इसलिए बार बार उसे पत्र लिखकर बुला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ का 3 नंबर, रामनिहाल हत बुद्धि क्यों हो गया? रामनिहाल अभी तक यह संदेह कर रहा था कि मनोरमा उससे प्यार करती है और इसलिए बार बार पत्र लिखकर उसे बुला रही है, पर जब श्यामा ने रामनिहाल को बताया कि वह एक दुखिया स्त्री है जो बिरज किशोर जैसे कपटी व्यक्ति के कारण उसकी सहायता चाहती है, यह सुनकर रामनिहाल हत बुद्धि हो गया। इस तरह जब श्यामा के रामनिहाल की व्यर्थ के संदेह का निराकरण कर दिया तो रामनिहाल हत बुद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन घ का 4th नंबर, अंत में श्यामा ने रामनिहाल को क्या सुझाव दिया? रामनिहाल की सारी बातें सुनने के बाद श्यामा यह जान गई कि रामनिहाल व्यर्थ के संदेह के कारण परेशान है। तब श्यामा ने उसके संदेह का निराकरण किया और रामनिहाल को सुझाव दिया कि मनोरमा एक दुखिया स्त्री है और रामनिहाल को उसकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं नेक्स्ट आपका आता है विनय के पद कविता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे को उदार जग माही बिनु सेवा जो दरवे दिन पर, राम सरस को नाही जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गिध सबरी कहे, प्रभु ना बहुत जी ज्ञानी, जो सम पवित्र शिष अरप करी, रावण शिव पह लीन्ही, सोच भविष्य भीषण कहे, अति सकुच सहित हरि दिन ही, तुलसीदास जब भंसिकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन करी, कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी किसके भजन के लिए कह रहे? तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भजन के लिए कह रहे हैं। क्या हो जाएंगे? भगवान श्री राम जी के भजन के लिए कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, श्री राम ने परम गति किस किस को प्रदान की? श्री राम ने जटायु जैसे सामान्य गिद्ध पक्षी और सबरी जैसे सामान्य स्त्री को परम गति प्रदान की। जटायु को और आपके सबरी को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके का 3rd नंबर। का 3rd नंबर बोलता है क्या? का 3rd नंबर, रावण को कैसे वैभव प्राप्त हुआ? रावण को कैसे वैभव प्राप्त हुआ? तो रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सिर अर्पण करके वैभव की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 कि राम ने कौन सी संपत्ति विभीषण को दे दी? राम ने कौन सी संपत्ति विभीषण को दे दी? रावण ने जो संपत्ति आपके पने 10 सिर अर्पण करके प्राप्त की थी उसे श्री राम ने अत्यंत कोप के साथ विभीषण को दे दिया। किसको दे दिया? रावण वाला संपत्ति आपकी विभीषण को दे दिया। खा का 1 तो बोलता निम्नलिखित आपकी काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जाके प्रिय राम द्विविधि तजिए ताही कोटि बेरी सम। ये आपके पोएम पढ़ के बोला गया है कि कवि के अनुसार हमें किसका त्याग करना चाहिए। तो कवि के अनुसार जिन लोगों के प्रिय राम जानकी जी नहीं है उनका त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 2 बोलता है उदाहरण देकर लिखिए किन लोगों के ने भगवान के प्यार में अपनों को त्यागा। तो खा का 2 नंबर जो हो जाएगा, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवान प्राप्ति को बाधक समझकर त्याग दिया। नेक्स्ट खा का 3 नंबर, जिस अंजन को लगाने से आंखें फूट जाए नया ओ काम का क्या ओ काम का होता है।
नहीं, जिस अंजन को लगाने से आंख फूट जाए वो किसी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट, खा का 4th नंबर, उपयुक्त पद द्वारा तुलसीदास क्या संदेश दे रहे हैं? तो उपयुक्त पद द्वारा तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति का संदेश दे रहे हैं तथा भगवान प्राप्ति के लिए त्याग करने को भी प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कहानी है। इस कहानी को आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? जामुन का पेड़ कहाँ लगा हुआ था और उसके गिरने का क्या कारण था? उत्तर, जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा हुआ था। एक रात बड़े जोर की आंधी आती है जिसके कारण जामुन का पेड़ गिर पड़ता है। दूसरा, उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है? वो दुखी क्यों है? उपयुक्त कथन का वक्ता सेक्रेटेरिएट में काम करने वाला एक क्लर्क है जो इस समय जामुन के पेड़ के नीचे गिर पड़ने से दुखी है क्योंकि यह जामुन का पेड़ अत्यंत फलदार और रसीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर, उपयुक्त सहवाक कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? तो उपयुक्त सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने से संदर्भ आए हैं। सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो क्लर्क को बताया और इस तरह से वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उस समय जामुन के पेड़ को देखकर उपयुक्त संवाहक कहा वहां गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th बोलता है का 4th कि इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था कि नीचे क्या है सर? इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? उपयुक्त वाक्य से हमें लोगों की संदर्भ शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती, उल्टे वे उस पेड़ के लगे जामुनों को आद कर शोक प्रकट करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार लोग स्वार्थी और संदम शून्य होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 1, नीचे गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो पालक आपकी जो है कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। जामुन के पेड़ का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग तक कैसे पहुंचा? सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। वह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत था, परंतु कृषि विभाग ने उसके फलदार पेड़ होने के कारण जामुन के पेड़ का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दिया। खा का 2रा नंबर, अगर हॉर्टिकल्चर विभाग ने जामुन के पेड़ काटने से मना क्यों किया? हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी का कहना था कि उनका विभाग आज जहां पेड़ लगाओ की स्कीम उच्च स्तर पर चला रही है, वहां पर जामुन के इस फलदार पेड़ को काटने की अनुमति उसके विभाग द्वारा कभी भी नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का 3rd नंबर, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। तो बोला जाता है कि उपयुक्त कथन से हमें लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? तो उपयुक्त कथन से हमें लोगों की संदम शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती, उल्टे वे उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि इस तरह के मजाक से व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि जब आप किसी जिंदा व्यक्ति को काटने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट खा का 4 नंबर, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। उस पेड़ को हॉर्टिकल्चर विभाग ने काटने से मना कर दिया। तब उपयुक्त संवाहों पर खड़े एक मन चले और असंदमशील आदमी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट गा का 1 नंबर कि आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। तो बोला जाता है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें
पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 वर्ष पूर्व पिटोनिया राज्य के प्रधानम की ने लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो पिटोनिया सरकार ने हमारे देश के संबंध के लिए बिगड़ सकती हैं। इसी बात के संदर्भ में एक कलक ने चिल्लाते हुए इस कथन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि निम्नलिखित गद्यांश को दूसरा नंबर का विदेश विभाग ने पेड़ ना काटने का हुक्म क्यों दिया? तो पेड़ को 10 वर्ष पूर्व पिटोनिया राज्य के प्रधानम सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे देश के संबंध में के लिए बिगड़ सकते हैं। इस कारण विदेश विभाग ने पेड़ ना काटने का हुक्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर, अंत में पेड़ काटने की अनुमति कैसी मिलती है? विदेश विभाग अंत में फाइल लेकर प्रधानम के पास पहुंचते हैं। प्रधानम सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हुए उस पेड़ को काटने की अनुमति दे देते हैं। अतः इस प्रकार फाइलें कई विभागों से गुजरते हुए अंत में जाकर प्रधानम के द्वारा स्वीकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4th नंबर, क्या अंत में उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? स्पष्ट करें। नहीं, अंत में उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाता है क्योंकि सरकारी विभाग के अधिकारी जामुन के पेड़ को हटाने तथा उस व्यक्ति को बचाने की बजाय फाइलें बनाने तथा उन फाइलों को अलग अलग विभागों में पहुंचाने में लगे हुए थे और अंत में जब तक फैसला आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं घ का पहला नंबर। ये आपकी गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियों निर्जीव और थी टिकी एक लंबी ठसके मुंह में जा रही थी। यहाँ पर किस फाइल की बात की जा रही? सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति कई दिनों से दबा पड़ा रहता है। उसे वहां से निकालने के लिए विभिन्न विभागों से पक्कियां की जाती, ठीक है, संपर्क किया जाता है। अंत में बात प्रधानम तक पहुंचती है और उस पेड़ को काटने का निर्णय किया जाता है। यहाँ पर इसी फाइल के पूर्ण हो जाने से संबंधित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ का 2 नंबर, दबे हुए व्यक्ति को इतने दिन पेड़ के नीचे से क्यों नहीं निकाला गया? यहाँ पर सरकारी विभाग की अकर्मण्यता की और ध्यान खिंचाया है कि किस तरह एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा था। हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग के माथे पर मरने पर लगा हुआ था। इसी कारणवश दबे हुए व्यक्ति को इतने दिन पेड़ के नीचे से नहीं निकाला गया। नेक्स्ट घ का 3rd नंबर, उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है? उसका परिचय दे। उपयुक्त कथन का वक्ता सेक्रेटेरिएट में काम करने वाला एक माली है। इसी ने सबसे पहले कवि के पेड़ के नीचे दबे होने की बात बताई थी। पूरी कहानी में चपरासी ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे कवि के प्रति सहानुभूति और चिंता थी। घ का 4 नंबर, प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत कथन का आशय सरकारी विभागों की अकर्मण्यता से है। यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि लोग कितने आसक्तशील हो गए हैं, किसी को भी पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं थी। असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी भी पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं थी। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे और पेड़ को न हटवाने का दोष एक दूसरे पर मढ़ रहे थे और सरकारी विभागों की इस देरी की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है? भिक्षुक कविता है। भिक्षुक, तो निम्नलिखित गद्यांश कव्यांश को पढ़कर नीचे जो उत्तर है प्रश्न है उसके उत्तर देना। वह आता 2 टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता,
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भिक्षु लोगों से क्या मांग रहा है? तो भिक्षु लोगों से क्या मांग रहा है? तो भिक्षु लोगों से अपनी सुबादंत करने के लिए मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज मांग रहा है। ठीक है, भूख को मिटाने के लिए मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा नंबर, भिक्षु की झोली कैसी है? भिक्षु की झोली फटी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर जो बोला गया कि आपके इन पंक्ति के आधार पर भिक्षु की दीन दशा का वर्णन कीजिए। भिक्षु की दीन दशा दुर्बल है, भिक्षु की तना आपके दुर्बल है, इसका सहज ही अनुमान उसका पेट और पीठ देखकर लगाया जा सकता है। काफी समय से भोजन न मिलने के कारण उसके पेट पीठ एक जैसे हो चुके हैं। वह बुढ़ापे और दुर्बलता के कारण लाठी के सहारे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर, शब्दार्थ लिखिए। टुक पथ लकोटिया। तो टुक का मतलब होता है टुकड़े, पथ का मतलब होता है रास्ता, लकोटिया का मतलब होता है लाठी या लाठियां। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का 1, निम्नलिखित गद्यांश को आपकी कव्यांश से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भूख से सुख आठ जब जाते ओठ जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जुट्ठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। भिक्षु के आंसुओं के घुट पी जाने का क्या कारण है? तो भिक्षु सुख के मारे व्याकुल है, साथ में उसके बच्चे भी हैं। भिक्षु शरीर से भूख के मारे, भिक्षु भूख के मारे जो है व्याकुल है, साथ में उसके बच्चे भी हैं। भिक्षु शरीर से भी दुर्बल है, भीख में जब उसे कुछ नहीं मिलता तब वह वासुओं के घूंट पी जाता है। खा का दूसरा नंबर क्या बोला जाता है? चाट रहे जुट्ठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुतले भी हैं अड़े हुए। तो बोला जाता है क्या? भूख मिटाने की व्यवस्था उनसे क्या करवाती है? तो भिक्षु को जब कुछ नहीं मिलता तो वो जुट्ठी पत्तले चाटने के लिए विवश हो जाते हैं। जुट्ठी पत्तलों में जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न बचा था वे उसी को खाकर अपनी भूख शांत करने का प्रयास करते हैं। खाकर तीसरा नंबर बोला जाता है, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो उपयुक्त पंक्ति का आशय या भूख की व्यवस्था से है। भिक्षु जब सड़क पर खड़े होकर झूठी पत्तलों को चाटकर अपनी भूख को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, तब सड़क के कुत्ते भी उन्हीं पत्तलों को पाने के लिए भिक्षु पर झपट पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शब्दार्थ लिखिए। ओठ, सड़क, कुत्ते, झपट, आंसू, विधाता। तो बोला जाता है सवाल, ओठ मतलब होता है ओष्ठ, सड़क मतलब होता है मार्ग, कुत्ते मतलब होता है स्वान कुत्ता, फिर झपट मतलब होता है छिन्ना, आंसू का होता है अश्रु, विधाता मतलब होता है ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते सर, भेड़े और भेड़िए आता है। तो बोला जाता है यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों आया? पशु समाज में जो है आपके जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया वो क्यों आया? तो बोलता है एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और उसके लिए प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार पशु समाज में प्रजातंत्र की स्थापना का क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का दूसरा नंबर, प्रस्तुत अवतरण में क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या आशय है? प्रस्तुत अवतरण में क्रांतिकारी परिवर्तन के आशय प्रजाति की स्थापना से है। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि ये सभ्यता के उस स्तर पहुंच गए
जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और इसके लिए प्रजात की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर, पशु समाज में हर्ष की लहर क्यों दौड़ पड़ी? तो पशु समाज ने जब प्रजात की स्थापना की बात सोची तो उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा, इसलिए पशु में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। का फोर्थ नंबर, प्रजात की स्थापना की कल्पना से भेड़ों में कौन सी आशाएं जागने लगी? तो प्रजात की स्थापना की कल्पना से भेड़ों को लगा कि अब उनका भय दूर हो जाएगा, वे उनके प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। नेक्स्ट को आपके कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दें का पालन करेंगे, उनका समाज शांति, सुस्त और सहयोग पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खा का वन कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? और अरे जिंदगी पने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हो हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। भेड़ियों ने यह क्यों सोचा कि अब संकट कटा गया तो वन प्रदेश में भेड़ों और अन्य छोटे पशुओं को मिलाकर उनकी संख्या प्रतिशत कम थी, इसलिए यदि प्रजात की स्थापना होती है तो वहां भेड़ों का ही राज होगा। और यदि भेड़ों ने यह कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो भेड़ियों को खाना कैसे मिलेगा, इसलिए भेड़ियों ने सोचा कि प्रजात की स्थापना से उन पर संकट आने का संभावना है। खा नंबर बोला था, खा का दूसरा नंबर, प्रस्तुत अवतरण में भेड़े और भेड़िए किसका प्रतीक है? तो प्रस्तुत अवतरण में भेड़ सामान्य जनता का प्रतीक है जो कपटी नेताओं के झांसे आकर चुनाव के मैदान दौरान इन नेताओं को चुनकर यह सोचते हैं कि ये नेता इनका भला करेंगे। वही दूसरी ओर भेड़िए इन नीतिज्ञों का प्रतीक है जो सामान्य जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना स्वार्थ साधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खा का थर्ड नंबर, सियार ने भेड़ियों को सर्कस में जाने की सलाह क्यों दी? तो वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी और इन यदि प्रजात की स्थापना हो गई तो भेड़ियों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए सियार ने भेड़ियों को सर्कस में जाने की सलाह दी। खा का फोर्थ नंबर, भेड़ियों ने बूढ़े सियार की बात मानने का निश्चय क्यों किया? भेड़ियों ने जो है वो निश्चय क्यों किया? तो प्रजात की खबर से भेड़िया बड़े परेशान थे, उन्हें इससे बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे समय में बूढ़े सियार में जब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी कि वह कोई ना कोई योजना बनाकर भेड़ियों की मदद कर देगा, तो भेड़ियों ने बूढ़े सियार की बात मानने का निश्चय किया। प्रश्न ग कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भेड़ों ने देखा तो वह बोली, अरे भागो, या तो भेड़िया है। बूढ़े सियार ने सियारों को क्यों रंगा? बूढ़े सियार ने भेड़ियों का चुनाव प्रचार तथा भेड़ों को भ्रमित और गुमराह करने के लिए सियारों को रंगा था। वन प्रदेश में प्रजात की स्थापना से भेड़िए डर गए थे, तब भेड़ियों की रक्षा करने के लिए बूढ़े सियार ने एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत उसे भेड़ियों का प्रचार करना था और भेड़ों को यह विश्वास दिलाना था कि भेड़ों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भेड़िए ही हैं। अपनी इस योजना के सफल बनाने के लिए ही उसने सियार को रंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का थर्ड नंबर, तीनों सियारों का परिचय किस प्रकार दिया गया? अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सियार ने 3 सियारों को क्रमशः पीले, नीले और हरे में रंग दिया और भेड़ों के सामने उनका परिचय इस प्रकार दिया कि पीले रंग वाला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है। नीले रंग वाले सियार को
और स्वर्ग का पत्रकार बताया गया, और वहीं हरे रंग वाले सियार को धर्मगुरु का प्रतीक बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 3rd नंबर, बूढ़े सियार ने भेड़ियों का रूप क्यों बदला और उसे क्या सलाह दी? अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने अपने साथियों को रंगने के बाद भेड़ियों के रूप को भी बदला। भेड़िए का रूप बदलने के बाद बूढ़े सियार ने उसे 3 बातें याद रखने की सलाह दी कि वह अपनी हिंसक आंखों को ऊपर ना उठाए, हमेशा जमीन की ओर ही देखे और कुछ ना बोले, और सबसे जरूरी बात, सभा में बहुत सी भेड़ें आएगी, गलती से उन पर हमला ना कर बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 4th नंबर, पहले भेड़ें क्यों भागने लगी? बूढ़े सियार ने एक साथ आने की खबर पूरे वन प्रदेश में फैला रही थी, इसलिए उसको देखने के लिए भेड़ें बड़ी संख्या सभा स्थल पर मौजूद थी। पर जब उन्होंने अपने सामने रूप में भेड़िए को देखा तो वे डर के मारे भागने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके घ आते की और, जब पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। प्रस्तुत पाठ में सियार किसके प्रतीक है? तो प्रस्तुत पाठ में सियार चापलूस व्यक्तियों के प्रतीक है। ये सियार मौकापरस्त होते हैं, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीतिज्ञों की हो में हाँ मिलाते हैं और जनता को हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। घा का 2रा नंबर, प्रस्तुत पाठ में बुढ़े सियार की विशेषताएं बताएं। प्रस्तुत पाठ में बुढ़ा सियार बड़ा ही चतुर, स्वार्थी, धूर्त और अनुभवी भेड़ियों का चापलूस है। अपने अनुभव के आधार पर वह भेड़ियों की मदद कर उनकी नजरों में आदरणीय बन जाता है और बिना कुछ करे उस भेड़िए द्वारा बचा हुआ मांस खाने को मिल जाता है। नेक्स्ट घा का 3rd नंबर, चुनाव जीतने के बाद भेड़ियों ने पहला कानून क्या बनाया? चुनाव जीतने के बाद भेड़ियों ने पहला कानून यह बनाया कि रोज सुबह नाश्ते में उन्हें भेड़ का मुलायम बच्चा खाने को दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। घा का 4th नंबर बोला जाता है, भेड़ और भेड़िए कहानी द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? तो भेड़ और भेड़िए कहानी हमें राजनीतिज्ञों के षड्यंत्र तथा अपने चुनाव के अधिकार के सही प्रयोग करने का संदेश देता है। भोली भाली जनता को नेता और उनके चापलूस मिलकर गुमराह करते रहते हैं, अतः जनता की चाहिए कि वे सतर्क और सावधान रहकर अपने अधिकार का प्रयोग करें। नेक्स्ट आपके आते हैं, चलना हमारा काम है। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहे दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक नाम मन जीता सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि के पैरों में कैसी गति भरी हुई पड़ी है? तो कवि के पैरों में प्रबल गति भरी हुई पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 2रा नंबर, कवि दर दर क्यों खड़ा नहीं होना चाहता? कवि के पैरों में प्रबल गति है, तो फिर उसे दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके का 3rd नंबर, कवि का रास्ता आसानी से कैसे कट गया? तो कवि के रास्ते में एक साथी मिल गई, जिससे उसने कुछ कह लिया और कुछ उसकी बातें सुन ली, जिसके कारण उसका बोझ कुछ कम हो गया और रास्ता आसानी से कट गया। का 4th नंबर, गति शब्दार्थ लिखिए, गति का, प्रबल का, विराम का और मंजिल का। गति मतलब चाल होता है, प्रबल मतलब रफ्तार होता है, विराम मतलब आराम होता है, मंजिल मतलब लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट ख का 1, जीवन अपूर्ण लिए हुए, जीवन पाला कभी खोला कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरोध, इसका ध्यान आठों आम है, चलना हमारा काम है। इस विश्व प्रहार में
किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मनुष्य जीवन में किससे घिरा हो रहता है? मनुष्य जीवन में किससे घिरा रहता है? तो मनुष्य जीवन में आशा और निराशा से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का दूसरा नंबर, कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है? तो मनुष्य जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते हैं, कभी कुछ पाता है तो कभी खोता है, आशा और निराशा से घिरा रहता है, इसलिए कवि ने जीवन को अपूर्ण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का थर्ड नंबर बोलता है, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि के अनुसार इस संसार में हर व्यक्ति को सुख और दुख सहना पड़ता है, ईश्वर के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है। इसीलिए कवि कहता है कि दुख आने पर मैं क्यों कहता फिरूं कि मुझसे विधाता रुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का फोर्थ नंबर, शब्दार्थ लिखिए। अपूर्ण, आठों आम, विशद, वाम। तो अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो, आठों आम मतलब 8 पहर, विशद मतलब बड़े, वाम मतलब विरुद्ध। अब आते प्रश्न गा। तो बोलता जाता है कि कव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकते ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे दर हम उसी की सफलता अभिराम। नेक्स्ट आपको बोलता है चलना हमारा काम है, जो गिर गए सो गिर गए, हर दम उसी की सफलता विराम है, चलना हमारा काम है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उपयुक्त पंक्ति का आशय निरंतर गतिशीलता से है। जीवन के पड़ाव में कई मोड़ आते हैं, कई साथी मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं तो कुछ बिछड़ भी जाते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन थम जाए, जो भी कारण हो, लेकिन जीवन को आबंद गति से चलते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गा का दूसरा नंबर बोलता है, प्रस्तुत कविता में कवि दर दर क्यों भटकता है? तो प्रस्तुत कविता में कवि पूर्णता की चाह रखता है और इसी पूर्णता को पाने के लिए वह दर दर भटकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा का थर्ड नंबर बोलता है, क्या बोलता है गा का थर्ड नंबर, कि आपके शब्दार्थ लिखिए। रोड़ा, निराशा और अभिराम का। तो रोड़ा मतलब होता है आपका बाधा, निराशा मतलब होता है दुख, अभिराम मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गा का फोर्थ नंबर, जीवन इसी का नाम है से क्या तात्पर्य है? तो जीवन इसी का नाम से तात्पर्य आगे बढ़ने में आने वाली रुकावटों से है। कवि के अनुसार इस जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें निराश या थक कर नहीं बैठना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बाधाओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन इसी का नाम होता है जब हम इन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दो कलाकार। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिम्मेदारियां जिद कर रहा है। उपयुक्त अवतरण की वक्ता और श्रोता का परिचय दे। उपयुक्त अवतरण की वक्ता अरुणा और श्रोता चित्रा है। ये दोनों अभिन्न सहेलियां हैं। अरुणा और चित्रा पिछले 6 वर्षों से छात्रावास में एक साथ रहते हैं। चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा को लोगों की सेवा करने में से आनंद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके, चित्रा का अरुणा को नींद से जगाने का क्या उद्देश्य था? तो चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा उसकी मित्र। अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वह अपनी मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी, इसलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा ने चित्र को घन चक्कर क्यों कहा?
चित्रा को घनचक्कर क्यों कहा? अरुणा ने चित्रा को घनचक्कर क्यों कहा? तो चित्रा ने अरुणा को जब चित्र दिखाया तो उसने उसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी गई हो। इसलिए अरुणा ने इस चित्र को घनचक्कर कहा। चित्रा को क्या कहा? घनचक्कर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा ने उस चित्र को किसका प्रतीक कहा और क्यों? चित्रा ने उस चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक कहा क्योंकि उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा कवन कि कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगियों नहीं बना देती, तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, उपयुक्त कथन का संदेश स्पष्ट करे। तो चित्रा चाय पर अरुणा का इंतजार कर रही थी। इतने में अरुणा का आगमन होता है और चित्रा उसे बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। उस समय आपसी बातचीत के दौरान अरुणा चित्रा से उपयुक्त कथन कहती है। खा का दूसरा नंबर है उपयुक्त कथन का तात्पर्य स्पष्ट करें। तो उपयुक्त कथन से अरुणा का तात्पर्य चित्रा के असंवेदनशील होने से है। चित्रा चित्कार होने का नाते केवल अपने चित्रों के बारे में ही सोचती रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, यदि चित्रा को उसमें चित्रकारी के लिए मॉडल नहीं मिलता तो उसके लिए वह घटना बेमानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का थर्ड नंबर, अरुणा ने आवेश में आकर यह क्यों कहा कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। तो चित्रा दुनिया में कोई मतलब नहीं रखती थी, वह बस 24 घंटे अपने रंग और तालिकाओं में डूबी रहती थी। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वह उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। वह हर जगह हर चीज में अपनी चित्रों के लिए मॉडल ढूंढा करती थी। इसलिए अरुणा ने आवेश में आकर यह कहा कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। खा का फोर्थ नंबर, अरुणा उपयुक्त कथन द्वारा चित्रा को क्या कहना चाहती है? तो अरुणा उपयुक्त कथन द्वारा चित्रा को कहना चाहती है कि वह अमीर पिता की बेटी है, उसके पास साधनों और पैसों की कोई कमी नहीं है, अतः वह उन साधनों से किसी की जिंदगी सवार सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा का वन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। चित्रा को कहाँ और क्यों जाना था? चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा का दूसरा नंबर, चित्रा को घर लौटने में देर क्यों हुई? चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था, इसलिए वह अपने गुरु से मिलकर घर लौट रही थी। घर लौटते समय उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे हुए शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। उस दृश्य को चित्रा अपने कैनवास पर उतारने लग गई, इसलिए उसे घर लौटने में देर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके गा का थर्ड नंबर बोलता है, चित्रा को कितने बजे जाना था और उसकी आंखें किसे ढूंढ रही थी? चित्रा को शाम की 5 बजे की गाड़ी से जाना था और उसकी आंखें उसकी मित्र अरुणा को ढूंढ रही थी। गा का फोर्थ नंबर, विदेश में उसके किस चित्र को अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिल चुका था? चित्रा ने भिखारिन और उसके शरीर से चिपके उसके बच्चों का चित्र बनाया था, जिसे उसने अनाथ शीर्षक दिया था। विदेश में उसका यही अनाथ शीर्षक वाला चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। घा का 1 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर पद शायद उसके विचारों में खो गए। अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा का कौन सा चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था?
तो चित्रा जब भारत में थी तब उसने एक चित्र बनाया था। इस चित्र में एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके 2 बच्चे इसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। इस चित्र को चित्रा ने अनाथ शीर्षक दिया था। चित्रा के इसी चित्र को अनेक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा कर तू। भिखारिन के दोनों बच्चों का क्या हुआ? चित्रा ने अरुणा को भिखारिन और उसके 2 बच्चों के बारे में बताया। अरुणा ने तुरंत भिखारिन के दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उन्हें गोद लेकर उनका पालन पोषण करने लगी। इस तरह अरुणा जैसी संवेदनशील व्यक्ति के कारण उन 2 अनाथ बच्ची को घर परिवार और मान सम्मान और प्यार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का 3 नंबर कि अरुणा और चित्रा में से महान कलाकार कौन है और क्यों? अरुणा और चित्रा में से महान कलाकार अरुणा है, क्योंकि चित्रा ने केवल ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्र बनाया पर अरुणा ने बिना किसी स्वार्थ के उन बच्चों को अपनाया। चित्रा के लिए वे बच्चे केवल चित्र के मॉडल मात्र थे, परंतु वहीं दूसरी ओर अरुणा के सामने उनके भविष्य का प्रश्न था जिसे उसने संवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी घा का 4 कि आपको क्या करना है। घा का 4th नंबर बोला जाता है कि द कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2 कलाकार कहानी अत्यंत समरस्पर्शी कहानी है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने यह समझाने का प्रयास किया है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की परिभाषा को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेखिका के अनुसार सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति और सरोकार रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके मातृ मंदिर की ओर। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उनको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद में खड़ाऊं, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ माँ मंदिर ने मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। किंतु आज या हुआ अचानक ध्यान, दिन हूँ छोटी हूँ अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। किसका हृदय व्यथित है? किसका हृदय व्यथित है? तो कवित्री का हृदय व्यथित है। का दूसरा नंबर कि कवित्री अपनी व्यथा को दूर करने के लिए क्या करना चाहती है? कवित्री अपनी व्यथा को दूर करने के लिए मातृ मंदिर जाना चाहती है। मातृ मंदिर जाना चाहती है। का 3rd नंबर, मातृ मंदिर का मार्ग कैसा है? मातृ मंदिर का मार्ग दुर्गम है। कैसा है? दुर्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि शब्दार्थ लिखिए। व्यथित का नयन जल दुर्गम। व्यथित का मतलब दुखी, नयन जल मतलब आंसू, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो। नेक्स्ट खा का 1 कि निम्नलिखित पद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा जो वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही है वहां, सिगरता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। भला मैं वहां कैसे जाऊं वहां। नेक्स्ट बोला जाता है आपका क्या? नेक्स्ट जो बोले जाते, सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, सिगरता करो मुझे ले चलो, मातृ मंदिर है भगवान। मार्ग के बाधक कौन है? मार्ग के बाधक कौन है? तो मार्ग के बाधक पहरेदार हैं। खा का दूसरा नंबर बोलता है कवियत्री भगवान से सहायता क्यों मांग रही है? तो कवियत्री के पैर दुर्बल हैं और वो ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ से है, इसलिए वह भगवान से सहायता मांग रही है। खा का 3rd नंबर, आहा वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही है जहां। आशय स्पष्ट कीजिए। कवित्री को मां के मंदिर में जगमगाते दीपों का ज्योति पुनः दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खा का 4th नंबर। खा का 4th नंबर बोला जाता है कि शब्दार्थ लिखिए।
सोपान का, शीघ्रता का, दुर्बल का। सोपान मतलब होता है सीढ़ियां, शीघ्रता मतलब होता है जल्दी, दुर्बल मतलब होता है कमजोर। गा का 1 नंबर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलूं मैं उल्टी से जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आ वह मिट्टी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हो आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी इस 200 पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री क्यों जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है? कवित्री को माँ के मंदिर जगमगाते दीपों का ज्योति पूर्ण दिखाई दे रहा है तथा वाद्य भी सुनाई दे रहे हैं, इसलिए वे मातृभूमि के चरणों में जाना चाहती हैं। गा का दूसरा नंबर बोलता है क्या कि कवित्री माँ को क्या सुनाना चाहती है? कवित्री माँ को फरियाद सुनानी चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गा कि कहां से पुकार हो रही है? मातृवेदी पर से पुकार हो रही है, मातृवेदी पर से पुकार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गा का 4th नंबर। शब्दार्थ लिखिए स्फूर्ति और फरियाद। और स्फूर्ति मतलब होता है उत्तेजना, फरियाद मतलब होता है आचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घा नंबर। घा का बोला जाता है क्या कि इसे आपको पढ़ना है और आपके उत्तर देने। क्या देना है? कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी 200 पर अभिमान का आशय स्पष्ट कीजिए। कवित्री कहती है कि माँ का हृदय उदार होता है, वह अपने संतान के 200 पर ध्यान नहीं देती, उसे अपने संतान पर गर्व होता है। घा का दूसरा नंबर बोला गया कि कवित्री किसके लिए तैयार है? कवित्री मरने के लिए तैयार है। घा का 3rd नंबर बोला जाता है कवित्री किस पथ पर बढ़ना चाहती है? तो कवित्री मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के पथ पर बढ़ना चाहती है। नेक्स्ट घा का 4th नंबर। शब्दार्थ लिखिए अत्याचार, मातृ मंदिर। तो अत्याचार मतलब होता है जुल्म, मातृ मंदिर मतलब होता है माता की माँ विंध्याचल विराजमान है, कि में क्या है? विराजमान है, माँ मंदिर में विराजमान है। ठीक है, मंदिर माता की मंदिर, मातृ मंदिर माता की मंदिर, जिसमें माँ क्या है? विराजमान है। समझ आ गया? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो जरूर देख के जाएं। तीसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएंगे। धन्यवाद।